नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आपका प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है हमको। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। आज हमें पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो डालते हैं हेडिंग हम, ये चैप्टर का नाम है आपके प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश होती है इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल की सहायता से देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकल की सहायता से देखते हुए चलेंगे। देखिएगा होता क्या है अपवर्तन, पहले ये समझेंगे। प्रकाश जो होता है वो किसी समांग माध्यम होता है, यानी कि कोई माध्यम एक है। सपोज दैट ये आपका ऑक्सीजन से भरा हुआ कमरा है, तो यहाँ पे माध्यम समान है। लेकिन यदि प्रकाश क्या हो रहा है, जल में प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो देखिएगा समांग माध्यम में होता क्या है, प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जैसे ही उसकी जो माध्यम होता है, माध्यम बदल जाता है। जैसे कि आप जल लेते हैं या फिर आप कांच लेते हैं, माध्यम आपका चेंज हो गया। माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की वेलोसिटी भी क्या होती है, बदल जाती है। और जब प्रकाश की वेलोसिटी बदल जाती है तो होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा। देखिएगा यदि आपका कोई विरल माध्यम है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, तो होता क्या है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। और यदि आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल की सहायता से देखेंगे। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, इसमें कई सारे हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। देखिएगा यहाँ पे एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से हम प्रकाश के अपवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम बना रखे हैं, ये आपका ग्लास हो गया। सपोज दैट ये आपका ग्लास है, ये आपकी किरण है, आपतित किरण है, आ करके ग्लास पे पड़ रही है। किरण देखिएगा आप जानते हैं सीधी रेखा में चलती है, जाना चाहिए इसको सीधे। लेकिन होता क्या है, ये ग्लास पे टकराती है और ये आपका जो अभिलंब है, इस पे हमने लंब डाल रखा है ग्लास पे, उस लंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है किरण। तो ये आपका वायु है, सपोज दैट ये वायु है, यहाँ पे ग्लास है, इस ग्लास पे हम डालेंगे तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी किरण। और क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकने के बाद इस प्रकार से जाएगी। और फिर जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी किरण, तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बाद किरण को सीधे जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये इतनी डिग्री का कोण बना रही है, जाना चाहिए सीधे, इतना कोण बनाना चाहिए इसको, लेकिन ये और भी ज़्यादा डिग्री का कोण बनाते हुए ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसको हम प्रैक्टिकल की सहायता से देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग ग्लास। इस ग्लास को उठा करके इस ग्लास वाले स्थान पे पुट करते हैं। रखने के बाद अब हम किरण को डालेंगे लेजर लाइट की सहायता से, इस पर डालेंगे। पड़ने के बाद देखिएगा ये किरण ये सीधे ना जाने के बजाय अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। और फिर क्या होगी, जब भी फिर से बाहर निकलेगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये फिर से ये सीधे ना जाने के बाद अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं अपवर्तन की क्रिया को। देखिएगा यहाँ लेजर लाइट की सहायता से हम एक किरण को डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, इसके इसी पॉइंट पे डाल रहे हैं, अभिलंब पे डाल रहे हैं। इसको जाना चाहिए सीधे किरण को, लेकिन क्या हो रहा है, आपको दिख पा रहा होगा, इसको हिला रहे हैं हल्का सा। ये किरण क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है और झुकने के बाद ये सीधी रेखा में चली जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये किरण कैसे जा रही है, इस पे जा रही है। ये किरण इस पे जा रही है, देखिएगा हम यहाँ पे उंगली लगा रहे हैं, इस सीधे रेखा पे जा रही है, ना कि इस पे जा रही है। जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन इस पे नहीं जा रही है। सेम क्रिया अंदर भी हो रही है। लेजर लाइट को डालते हैं, इसके हम आपतन बिंदु पे डाल रहे हैं, इसको जाना चाहिए सीधे इस पॉइंट पे। लेकिन हो क्या रहा है, ये आपका सीधे ना जाने की बजाय क्या हो रहा है, ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है और झुकने के बाद ये सीधे ऐसे चली जा रही है। इसको थोड़ा सा हम और भी विजुलाइज कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा डाल देते हैं और देखिएगा ये किरण आपकी सीधे आ रही है। आने के बाद फिर ये जा रही है किधर, ये किरण ऐसे सीधे चली जा रही है।
इस पर हमने आटा डाल रखा है। अब देखिएगा इसको हम हल्का सा हिलाते हैं। देखिएगा ये किरण किसे जा रही है, अंदर की ओर जा रही, मुड़ रही है और ये शो कर रहा है कि किरण, देखिएगा ये किरण क्या हो रही है, ये सीधे ना जाने के बजाय, ये देखिए डॉट डॉट लाइन हमने खींच रखा है, सीधे ना जाने के बजाय ये अभिलंब की ओर ये प्रकाश आपकी मुड़ जा रही है और ये जाने के बाद फिर ये आपका सीधे आना चाहिए, इस प्रकाश को, किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, फिर ये इस पॉइंट से होके जा रही है। देखिए यहाँ पे उंगली रखाए हैं, ये देखिएगा लेजर लाइट की जो लाइट है ये सीधे इस पे जा रही है। तो इस प्रकार हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल फर्स्ट था, हम देखें जो प्रकाश है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रहा था और जब वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है प्रकाश सीधे न जाने के बजाय क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। सेम ऐसे ही अब हम दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे जो कि जल की सहायता से रहेगा। देखिएगा हमारा दूसरा प्रयोग है, इसको अब की बार हम जो किरण है उस किरण को वायु से हम जल में प्रवेश कराना चाहते हैं और देखेंगे किरण को जाना चाहिए सीधी रेखा में। यहाँ से हम किरण को डालेंगे, किरण कैसे जाना चाहिए, सीधी रेखा में। ऐसे हम जानते हैं प्रकाश का गुण होता है वो सीधी रेखा में चलती है। माध्यम ये समान होगा तो वो प्रकाश क्या होगी, सीधी रेखा में चलेगी। यदि आपका माध्यम बदल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी और वेलोसिटी बदलने के साथ ये आपका अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर ये प्रकाश, ये किरण क्या होगी, झुक जाएगी। देखिएगा इसको सीधे ना जाने के बजाय ये इसकी ओर झुक जा रही है, किसकी ओर, अभिलंब की ओर। तो ये विरल माध्यम वायु हो गया। अब की बार सघन माध्यम हमने जल ले रखा है, इससे पहले कांच ले रखा था और जल में जब जाता है तो ये इस प्रकार से अंदर की ओर झुक जाता है। अब हम देखते हैं इसको करके। देखिएगा अब की बार हमने जल ले रखा है और जल में हम प्रवेश करा रहे हैं, किसको, एक प्रकाश को प्रवेश कराएंगे जल में। और देखिएगा ये बाहर वाला विरल माध्यम हो गया, कुछ नहीं है तो वायु है बाहर, आप जानते ही हैं ऑक्सीजन है, और अंदर की ओर हमने इसमें पानी भर रखा है और इसमें क्या करेंगे, लाइट को प्रवेश कराएंगे और प्रवेश कराने पे होता क्या है, ये सीधे ना जाने के बजाय अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और देखते हैं इसको हम। देखिएगा हम विरल माध्यम से प्रवेश करा रहे हैं, इस लाइट को यहाँ विरल माध्यम से लेजर लाइट को जला रहे हैं, ये जा करके इस अभिलंब पे पड़ रहा है, लाइट सीधी रेखा में आ रहा है, इस पे अभिलंब के आपतन बिंदु पे पड़ रहा है, जाना चाहिए सीधे, इसको इधर निकलना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये लेजर लाइट जल में होकर के इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे गिर रहा है, सीधे इस रेखा में चला आ रहा है और आने के बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, ना कि सीधे आ रहा है। देखिएगा जल में, देखिएगा इसको जाना चाहिए, उस लाइन पे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण बेंड हो जा रही है और बेंड होने के बाद ये आपतन अभिलंब की ओर झुक जा रही है और झुकने के बाद ये इस प्रकार सीधी रेखा में चली जा रही है, जबकि इसको जाना चाहिए सीधी रेखा में इस प्रकार। तो हमने देखा जब वायु से जल में प्रवेश करता है प्रकाश तो सीधे ना जाने के बजाय अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये वाली रेखा आपकी अभिलंब कहलाएगी, तो इस अभिलंब की ओर क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो हम दो पारदर्शी माध्यम लिए, पहला कांच लिए, दूसरा जल लिए, और आप देखिए किस प्रकार से प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन है क्या, अब इसकी परिभाषा को नोट डाउन करते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में या माध्यम से, किसी समांग माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से, कौन, प्रकाश, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। परावर्तन को हम पहले ही देख चुके हैं, जो नहीं देखा परावर्तन को देख लेगा पहले वीडियो में। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या होता है,
जब प्रकाश एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। इसको हम अभी प्रैक्टिकल की सहायता से देखे हैं। यहां देखिएगा, ये आपका हो गया एक मान लीजिए ये आपका कांच का स्लैब है, जैसे अभी हमने दिखाया था। इसको आप देख लिए होंगे डिटेल्स में, वैसे ही समझ में आ गया होगा, मगर फिर से यहां दिखा दे रहे हैं। ये आपका सघन माध्यम है और ये कैसा है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम मान लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं वायु, और सघन माध्यम में लेते हैं आपका कांच लेते हैं। यहाँ पे जल भी आप ले सकते हैं, दोनों का प्रैक्टिकल हमने देखा है। अब वायु से जल में हम प्रकाश को जब प्रवेश कराते हैं तो ये प्रकाश को सीधे जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन होता क्या है? ये सीधे ना जाने के बजाय क्या होता है? अभिलंब की ओर प्रकाश जो झुकाव है वो अभिलंब की ओर हो जाता है। सपोज दैट यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाते हुए प्रकाश जा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका एंगल 30 हो जाएगा, यानी लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 बनाना चाहिए, लेकिन होता क्या है? 30 डिग्री का कोण ही बना पाएगा। और देखिएगा, यदि अभिलंब से यदि इन दोनों के बीच की कोण की बात की जाए तो इसको बोलते हैं आई, यदि आप इसको बोलते हैं अभिलंब। ये क्या है? आपका नॉर्मल है। नॉर्मल होता क्या है? यदि इस पे आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस स्लैब पे एक लाइन खींच दें तो वो नॉर्मल कहलाएगा। ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका आपतन बिंदु, इसका नाम देते हैं O, और पॉइंट O क्या कहलाएगा? आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु हो गया। और देखेंगे ये आपतन बिंदु कहलाएगा। ये वाली जो किरण है इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और ये जो किरण यहाँ पड़ने के बाद, ये आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन मुड़ जा रही है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। मुड़ने के कारण इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टिंग रेज, इसको इंसिडेंट रेज कहेंगे ऊपर वाले को, इसको कहेंगे हम रिफ्रैक्टिंग रेज कहेंगे। और इन आपतन, ये आप अभिलंब हो गया, मान लेते हैं ये एन डैश है, ये अभिलंब है। ये देखिएगा, अभिलंब से ये जो अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को नाम देंगे हम आर नाम देंगे। ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब क्या होता है? जिसके जो पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, जिसमें वो दूर दूर हो, वो विरल माध्यम कहलाएगा। यदि किसी चीज में जो कण है वो कण क्या हो? पास पास हो, जो पार्टिकल से पास पास हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विरल माध्यम कहलाएगा। तो सघन माध्यम जैसे वायु हो गया, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ये आपका जो घनत्व इसका है, घनत्व क्या होता है? बहुत ही कम होता है वायु का, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विरल माध्यम हो जाएगा। और सघन माध्यम क्या होता है? जिसमें आपके पार्टिकल्स पास पास हो, घनत्व ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो जिसकी, वो क्या होता है? आपका सघन माध्यम होता है। जैसे कांच हो गया, ये ठोस है, ऐसे ही जल हो गया, द्रव है, इसमें क्या है? ये विरल माध्यम हो गया। जितना ही ज्यादा आपका ये कोई भी पदार्थ जितना ही ज्यादा डेंस होगा, उतना ही ज्यादा ये किरण क्या होगी? किरण के मुड़ने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। देखेंगे ऐसे ही हम आपको दिखाए थे, यदि कांच में से यदि फिर से ये वायु में प्रवेश कर रहा था जब प्रकाश, तो कांच में से आप देख रहे थे, ये आपका मान लेते हैं, ये फिर से अब की बार सघन माध्यम को ऊपर कर लेते हैं, मान लेते हैं कांच ये है, ये कांच हो गया, और ये क्या हो गया? आपका विरल माध्यम हो गया। और विरल माध्यम क्या होता है? इसे वायु हो गया। तो आप देखे थे इस कांच में से जब प्रकाश क्या हो रहा है? कांच में से यहां से अब मान लीजिए ये आपतित किरण हो गई, जो किरण अंदर वाली आ रही थी कांच के स्लैब में, तो ये किरण क्या हो गई? ये आपतित किरण कहलाएगी। अब ये जो अपवर्तित किरण थी, अब यदि फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम देखना हो तो यही अपवर्तित किरण आपतित किरण बन जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। यदि आप आपतित किरण किसी सघन माध्यम से डालते हैं, पानी के अंदर से डालते हैं, और फिर आपका प्रकाश बाहर की ओर जा रहा है, तो प्रकाश सीधे ना जा करके क्या होगा? ये सीधे जाना चाहिए इसको, लेकिन ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये सीधे ना जाकर के क्या होगा? इस अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये आपका अभिलंब कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। अभिलंब होता क्या है? यदि किसी
यदि इस पे हम एक लंब डाल दें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें तो ये अभिलंब कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट आप जान रहे हैं, अभी पहले बता चुके हैं, ये है आपका आपतन बिंदु, ये कहलाएगा आपका आपतन बिंदु। और ये आपतित किरण हो गई आपकी, ये आपतित किरण हो गई। और ये किरण क्या हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो आपकी जो इसको नाम देते हैं O है, ये मान लेते हैं आपका A है, ये आपका M हो गया, ये आपका M डैश हो गया, ये आपका मान लेते हैं M डैश है, ये आपका क्या हो जाएगा O हो जाए, मान लेते हैं ये A है, वो नाम पहले दे चुके हैं, ये आपका क्या है B है। तो ये वाली किरण OA किरण आपतित किरण हो जाएगी, OB किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी, N डैश अभिलंब कहलाएगा किस पे, इस M डैश पे, इस वाले तल पे अभिलंब हो जाएगा। और पॉइंट O आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। सेम प्रक्रिया इस वाले में भी होगा। तो आप जाने कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, यानी ये आपका डेंस कम है, इसमें डेंसिटी ज्यादा है, इसमें प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है इसकी ओर झुक जाएगा। लेकिन जब फिर से हम सघन माध्यम, कांच में से प्रकाश को हम बाहर वायु यानी विरल माध्यम में प्रवेश कराएंगे, कम डेंस वाले की तरफ प्रवेश कराएंगे, तो होगा क्या, ये अभिलंब की ओर आने के बजाय अभिलंब से ये दूर भाग जाएगी। ये 60 डिग्री का कोण मान लीजिए है, तो ये बना रही है 50 डिग्री का कोण बनाना शुरू कर देगी। इसकी जो एंगल है वो एंगल इससे क्या होगा और भी बड़ा बनने लगेगा। ये आपका मान लीजिए I है, ये क्या है R है, तो इसको बोलेंगे हम आपतन कोण I बोलेंगे। इस वाले I को क्या बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे, ये आपका आपतन कोण कहलाएगा। और ये वाला जो कोण है इसको बोलेंगे, इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपवर्तन एंगल बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो इस प्रकार क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको हम डिटेल्स में जाने हैं, अभी इसका एग्जाम्पल बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ इसके उदाहरण को हम देखने वाले हैं। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ये पेपर में पूछता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखने वाले हैं हम विरल माध्यम या सघन माध्यम की परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर दोनों परिभाषाएं लगभग में मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। इसको यहाँ पे देखेंगे हम, वैसे तो कई सारी परिभाषाएं हैं इसकी, मगर एक परिभाषा को ही हम पढ़ लेते हैं इसमें। तो पहले डाल देते हैं हम, मान लेते हैं हम सघन माध्यम की परिभाषा लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम कहते किसे हैं, कोई आपसे पूछ लेता है क्या होता है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम को आप बता सकते हैं यदि आपका अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाए, समझ रहे हैं, यदि आपका अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम को हम पहले माध्यम। तो देखेंगे यहां पर ये यदि अभिलंब से दूर हट रही है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष हम बोलेंगे विरल माध्यम कहेंगे। सेम ऐसे ही यदि यहाँ पे सघन माध्यम लेते हैं, सघन माध्यम की डिफिनेशन लिखनी है तो आप कह सकते हैं यदि अपवर्तित किरण, कौन सी किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जा रही है तो इसको हम दूसरे, ये माध्यम आपका मीडियम फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया मीडियम सेकंड हो गया। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। दूसरा माध्यम कैसा हो जाएगा, माध्यम 2 जो मीडियम 2 है वो कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम सघन माध्यम, यहां लिखते हैं यदि, क्या लिखेंगे, कौन सी किरण है ये, अपवर्तित किरण है, ओबी किरण जो है अपवर्तित किरण है। यदि अपवर्तित किरण किस किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष लिखेंगे, जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन क्या हो रहा है नीचे की ओर झुक जा रहा है। आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से या अभिलंब की ओर झुक रही हो तो
दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष कौन सा माध्यम कहेंगे? दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। अब हमें पता नहीं है सघन है कि विरल है। सघन होगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, विरल होगा तो अभिलंब से ये दूर हटेगा। बस इसको पकड़े रहिए, सघन विरल आपको पता हो जाएगा। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। तो अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक रही है, तो इसको दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष हम सघन माध्यम कहेंगे। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पे हमें ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पे हम डाल देते हैं विरल माध्यम, सघन के स्थान पे विरल करते हैं। जब विरल करेंगे तो यहां पे होता क्या है, यदि आपका आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट जाए, तो ये माध्यम फर्स्ट हो गया, ये माध्यम सेकंड हो गया। दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे हम? विरल है। इसीलिए क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। विरल होने की वजह से ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो हम बोलेंगे यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही हो, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे हम? विरल माध्यम कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? विरल माध्यम कहते हैं। यदि ये अभिलंब से दूर हट रही है तो इसको हम दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। तो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम की परिभाषा हो गई। अब हम देखने वाले हैं इसमें जो अपवर्तन है, अपवर्तन जैसे आप पढ़े थे, परावर्तन पढ़े थे, वैसे ही क्या है आपका अपवर्तन है। और अपवर्तन के भी दो नियम है। जैसे आप परावर्तन में पढ़े थे, दो नियम थे आपके। क्या था पहला नियम? कि आपतित किरण और जो आपका अपवर्त उसको बोलते थे वहां पे परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। और दूसरा नियम था साइन आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर था। सेम ही यहाँ पे दो नियम है। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं हम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम को देखेंगे यहां पर। तो अपवर्तन का नियम होता क्या है, डालते हैं हेडिंग, अपवर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंग्लिश होती है रिफ्रैक्शन होती है इसकी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो पहला नियम है तो आप लिख सकते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपका, देखिएगा, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया क्या चीज? अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यही हो गया आपका। लिखेंगे आपतित किरण ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम जो है कह रहा है, तो पहला समझ में आया होगा, ये आपतित किरण हो गई, ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई तथा ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका अभिलंब हो गया।
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तीनों एक ही तल में हैं, तो इसको बोलेंगे तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर देखिएगा दूसरा नियम है, क्या कह रहा है, दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्यामिति आपतन कोण की ज्यामिति मतलब ये आपका आई, ये क्या है आपका आर है, इसको आपतन कोण बोलेंगे, इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। और आपतन कोण की जब ज्या कहेगा, आप मैथ वाले स्टूडेंट जान रहे होंगे ज्या और कोज्या क्या होता है। ज्या मींस जो नहीं जान जाए आज से, ज्या मींस होता है साइन ई मतलब यहाँ पे आप थीटा फाई साई जो भी लेना चाहें ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम क्या रखना है, आपतन कोण को आई रखना है, तो यहाँ पे हमारा साइन आई हो जाएगा। और फिर ज्या मतलब कोज्या एक होता है, कोज्या होता है, कोज्या मींस क्या होता है, यानी कि कोज्या यानी कि कॉस से बनता है ये, ज्या साइन ई लिखेंगे, कोज्या को हम कॉस ई से लिखेंगे, और ई के स्थान पे आप साई फाई डेल्टा जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट अच्छे समझ रहे होंगे इसको। तो लिखा है कि नहीं दो माध्यमों के लिए, आपका माध्यम फर्स्ट हो गया, मीडियम फर्स्ट वायु हो गया, मीडियम सेकंड क्या हो गया आपका कांच हो गया। तो दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्यामिति यानी कि यहाँ लिखेंगे आपतन कोण की ज्यामिति यानी कि साइन आई, यहाँ पे ई के स्थान पे लिख दे रहे हैं आई, चलिए लिख देते हैं ई। आपतन कोण यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आई की ज्यामिति तथा अपवर्तन कोण की ज्यामिति मतलब साइन ई ज्या दोनों की है, तो यहाँ अपवर्तन कोण को लिखते किससे, आर से लिखते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तो यहां लिख सकते हैं साइन ई के स्थान पे आपतन कोण की ज्या यानी कि आई रखेंगे यहां पर, और अपवर्तन कोण की ज्या यहाँ पे अपवर्तन को क्या लिखेंगे, आर से लिखेंगे। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है या नियत होता है, और उस नियतांक को लिखेंगे हम n से, और यही n क्या कहलाएगा आपका माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। अब इसको यहां लिख सकते हैं जहां n एक नियतांक है, कांस्टेंट है, दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है। डेरिवेशन हम इसको इंटर में कराएंगे, आप ड्रेस में देख डालिएगा इसको। हाई नहीं 30% वैसे ही लस हो चुका है, बहुत सारी चीजें आपसे कट गई हैं, तो आज हम पूरा इसका संपूर्ण विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जहां n एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब पेपर में आ जाएगा कि माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए, कोड दे देगा, यहां से आप जो रेज डाल रहे हैं उस रेज को अभिलंब के सापेक्ष वो मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आई बराबर 30 है, और यहाँ पे जो निकल रहा है मान लीजिए वो ये मान लेते हैं 60 बना रहा है, और ये कितना बना रहा है 30 बना रहा है अभिलंब के साथ। तो इसका हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए n बराबर साइन आई बटे क्या है, साइन आर है, इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो हो क्या जाएगा आपका, यहां पे लिखेंगे n बराबर साइन, मान लीजिए कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के सापेक्ष 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो आई के स्थान पे 60 डिग्री हो जाएगा बटे साइन, यहाँ क्या लिखेंगे आप 30 लिखेंगे, और इसका मान आप जान रहे होंगे साइन इसका मान होता है √3/2 होता है, और इसका मान क्या होता है 1/2 होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, और √3 का जो भी मान होता है वो क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तनांक कहलाएगा, उसको आप निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो अपवर्तनांक निकालना होगा तो दोनों कोण दिए हुए हैं, दोनों कोण का मान निकाल लीजिएगा। मान लीजिए अभी हम करवाए थे आपको प्रैक्टिकल, दोनों को आप उसके
जो आपका दिया हुआ है चांदा है, पटरी जो भी है आपका, उसकी सहायता से आप नाप लीजिएगा, कोण पता हो जाएगा। तो जो माध्यम है, जल है या फिर कांच है, उसका आप अपवर्तनांक n निकाल सकते हैं और कह सकते हैं इसका अपवर्तनांक कितना होगा, इतना होगा, उस n का मान आप बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया अपवर्तन के दो नियम हो गए। अब इसके कुछ जो व्यवहारिक उदाहरण है, उस उदाहरण को हम देखेंगे। कई सारे आपको उदाहरण रोज देखने को मिलते होंगे। सबसे पहला जो उदाहरण है उसको हम देखेंगे। आप एक क्या करेंगे, आप एक लीजिए, पेंसिल लीजिए और पेंसिल को किसी पारदर्शी कांच में या किसी बीकर में डिबोइए। और जब डिबोते हैं तो होता क्या है, आप देखेंगे पेंसिल की नोक क्या है, पेंसिल टूट। देखेंगे यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को होता क्या है, जब आप ग्लास में एक पानी लेंगे, आप भी घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करिएगा और इसमें पानी लीजिएगा ग्लास में, और ग्लास में पानी लेने के बाद इसमें पेंसिल को डिबोइएगा। पेंसिल को जब इसमें डालेंगे, देखिएगा पेंसिल आपकी सीधी है, सही सलामत है, लेकिन जैसे ही इसमें डालते हैं तो क्या दिखाई देगा, ये पेंसिल कैसी है, टूटी हुई है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि पेंसिल यहाँ से क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। इतनी पेंसिल दूसरी है, इतनी पेंसिल दूसरी है, आपको ये पेंसिल का ब्रेक होना दिखाई देगा। और ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के कारण हो रहा है। ऐसे ही इसकी नोक पे ध्यान देंगे तो इसकी नोक आपको कैसी दिखाई देगी, हल्की सी टिल्ड दिखाई देगी, टूटी हुई दिखाई देगी। ध्यान से देखेंगे इसको तो पेंसिल की नोक का टूटा हुआ दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश की घटना है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है अलग अलग माध्यमों में, वायु में दूसरी है, जल में दूसरी है। इसलिए ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल आपको जैसे ही इसमें डिबोते हैं कैसी दिखाई देती है, ये पेंसिल आपको लगेगा ये पेंसिल क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो हमने प्रैक्टिकल की सहायता से देखा किस प्रकार हम पानी में डाल रहे थे और डालने के बाद पेंसिल कैसे टूटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे और भी कई सारे व्यवहारिक उदाहरण हैं जो कि हम डेली देखते हैं अपने जीवन में। आप देखते होंगे, घर पे रहते हैं और देखते हैं सूर्य क्या होता है, मॉर्निंग के समय में सूर्य निकलता है तो सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। और सूर्य क्या होता है, जो स्टार्टिंग में निकलता है लाल वाला सूरज, वो वास्तविक सूरज नहीं होता है, वो आभासी सूरज होता है। देखिएगा सूर्य निकलने से हमको 2-3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले ही सूर्य दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य अस्त हो जाता है फिर भी हमको सूरज 2-3-4 मिनट तक दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये अपवर्तन की घटना है। होता क्या है, मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी ऐसे मान लीजिए राउंड राउंड घूम रही है, ये ऐसे जाकर के ऐसे ये घूम रही है। ये आप जानते हैं ये आपका घूर्णन गति करता है, और घूर्णन गति करने के कारण ही होता क्या है, दिन और रात होता है। तो ये घूर्णन गति कर रही है, ये ऐसे घूम रही है। आपका ये मान लीजिए पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये आप जानते हैं सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, और पृथ्वी किधर से घूमती है। कोई आपसे पूछता है कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो आप पूरब से पश्चिम नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब पृथ्वी ये ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तो होता क्या है, सूर्य आपको लगता है पूरब से निकल रहा है। तो सूरज मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही है, पड़ रही है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे आके पड़ रही है। होता क्या है, ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पूरा इस भाग पे पड़ रही है। जब इस भाग पे पड़ेगी तो आपको लगेगा क्या कि प्रकाश यानी कि सूर्य निकल आया। ये पृथ्वी ऐसे रोटेट होती है। होता क्या है, जब इस पे आता है, हम जानते हैं सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों ओर होता क्या है, यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर एक मंडल होता है। वो मंडल आप जानते हैं क्या होता है, समताप मंडल होता है, फिर क्षोभ मंडल होता है, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और फिर आउटर स्पेस होता है आपका, जिसको बाह्य मंडल बोलते हैं। तो इस क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आयन मंडल, फिर ये बाह्य मंडल। होता क्या है, जब इसमें कई सारे धूल के कण मौजूद होते हैं, आप जानते हैं जो मंडल हुए इसमें कई सारे धूल के कण मौजूद हैं। तो जब यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है निर्वात में, अब होता क्या है, यहाँ पे कई सारे धूल के कण उपस्थित हैं। तो होता क्या है,
ये एक प्रकार का मीडियम का काम करता है। ये मीडियम फर्स्ट बन जाता है और ये मीडियम क्या होता है, सेकंड बन जाता है। और होता क्या है, ये प्रकाश की किरण यहाँ आके यहाँ पे बंदा कोई बैठा हुआ है, अब ये सूर्य पृथ्वी अभी देर में घूमेगी, लेकिन होता क्या है, ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ने के बाद ये क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। और आप जानते हैं जैसे ही विरल माध्यम से, ये आपका माध्यम कैसा हो गया, विरल माध्यम, यहाँ धूल के कण मौजूद है कई सारे, तो ये कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी तो ये मान लीजिए इसका अभिलंब हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया, तो इस अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। और झुकने के पश्चात होगा क्या, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये प्रकाश की किरण ऐसे झुकेगी, ये जाना चाहिए प्रकाश की किरण को सीधे, लेकिन हो क्या रहा है, ये आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब की ओर ऐसे प्रकाश की किरण झुक जाएगी और इस व्यक्ति को क्या होगा, लगेगा कि सूरज क्या है, निकल आया। तो होता क्या है, हमें क्या प्रतीत होता है, सूर्य निकलता भी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि सूरज पहले ही निकल आया, उसको 2-4 मिनट पहले लगता है कि सूरज क्या है, निकल आया, सूर्योदय हो गया। लेकिन होता क्या, धीरे धीरे जब रोटेट करती है तो सूरज क्या होता है, असली वाला सूरज बाद में निकल के आता है, जो कि आप देखते होंगे सुबह से दोपहर फिर शाम होता है, आपका देखते होंगे डेली। और फिर जब अस्त होता है तो सूर्य क्या होता है, हमको लाल प्रतीत होता है। लाल इसी कारण होता है क्योंकि ये किरण क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होने के बाद यहाँ पे लाल किरण सबसे पहले पहुंचती है और यहाँ पहुंचती है, इसको लगता है कि यहाँ पे किरण, यहाँ पे सूर्य पहले निकल आया 2-4 मिनट पहले। सेम ऐसे ही अस्त होने के समय जब ये अस्त होता है तब भी इसी प्रकार किरण क्या होता है, अपवर्तित हो जाती है। पढ़ने के बाद इस पे क्या होता है, अपवर्तित होने के बाद यहाँ पे किरण पहुंचती है और जिससे हमें लगता है वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है हमारी आंखों में, और हमें सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और हमें सूर्य दिखता है कि सूर्य निकल आया। 2-4 मिनट पहले हमें लगता है कि सूर्य निकल आया और 2-4 मिनट बाद भी लगता है कि सूर्य अभी है, अस्त नहीं हुआ है। ऐसे ही और भी उदाहरण है, लाखों उदाहरण है। एक उदाहरण और बता देते हैं आपको, जैसे दिया हुआ है काम तारों का टिमटिमाना। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। होता क्या है, इसके ऊपर जो हम बता चुके हैं, क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल है। तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, इसमें कई सारे मतलब धूल के कण उपस्थित है इस मंडल में। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है, आने के बाद होता क्या है, इसमें बिखर जाता है और इसकी डेंसिटी होने के साथ साथ बिखर जाता है और इसका घनत्व तो अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक इसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन पाया जाता है और प्रकाश के अपवर्तन पाए जाने के कारण, लगातार अपवर्तन पाए जाने के कारण क्या होता है, हमको तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और वायु का क्या होता है, अपवर्तनांक बदला करता है और वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण हमें क्या लगता है, जो तारे हैं वो तारे क्या है, टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। यदि ये चैनल पसंद आता है, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते रहिए। जितना ही शेयर करेंगे बच्चों में, उतना ही आपका तो फायदा है ही, साथ साथ बच्चों का भी फायदा हुआ करे। और गुरु दक्षिणा के रूप में बस यही चाहिए, आप लोगों को शेयर क्या करिए और लोग जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करें। और जो नया आपका सिलेबस है 30% लेस हो गया है, इसको हम आराम से पढ़ते हुए चले। 30% लेस के साथ सिलेबस जो बचा हुआ है उसको पढ़ते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका एग्जाम में फंसेगा। थैंक यू।